नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रगतिवाद पर बात की थी। आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इनमें से हमेशा की तरह कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ एक प्रश्न हैं जो नए आवश्यकता के अनुरूप बनाए गए हैं ताकि कंटेंट पर, विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियां किसकी हैं। और ये प्रश्न पूछा गया DSSB TGT 2021 में। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं, ये इनमें से आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि किस कवि के मिजाज के साथ मैच करती हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नागार्जुन की पंक्तियां हैं ये कि जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। कि मैं जन कवि हूं, ये कहने में मेरी जुबान बिल्कुल लड़खड़ाएगी नहीं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि हाँ, मैं जन कवि हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था। तो दोस्तों, नागार्जुन पर हम एक अलग से सत्र पूरा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि युग की धारा नागार्जुन की कृति है, प्यासी पथराई आंखें भी नागार्जुन की है, और तुमने कहा था भी नागार्जुन की कृति है। लेकिन युग की गंगा नागार्जुन की कृति नहीं है, ये कृति है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल। तो उत्तर हुआ हमारा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी को यह प्रश्न पता होना चाहिए। और यह प्रश्न पूछा गया यूपी टीजीटी 2021 में। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो विकल्पों में एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि प्रेमचंद, मुक्तिबोध और नागार्जुन, ये तीनों के तीनों प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन अज्ञेय का प्रगतिवाद से कोई संबंध नहीं है। वे प्रयोगवाद के जनक या सूत्रधार माने जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि इन तीनों में से किसने प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी मुक्तिबोध ने प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख अपने लेख में किया है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है। यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या डी त्रिलोचन। तो दोस्तों, तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन की कृति है। बहुत ही सुंदर कृति है, जहां वे फूल की खुशबू को सौंपने की, फूल को सब कुछ सौंपने की बात करते हैं, परिवेश को सौंपते हैं, लेकिन साथ में कविता के अंत में आकर ये भी कहते हैं कि ये सुगंध मुझे बहुत प्रिय है और मैं तुम्हें सौंपता हूं, जहां जाना वहां ले जाना, लेकिन संभाल के रखना। तो बहुत ही खूबसूरत कृति है ये, बहुत ही खूबसूरत कविता। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो दोस्तों, आधार और अधिरचना मार्क्सवादी चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मार्क्सवादी चिंतन में समाज के दो पक्ष माने गए हैं, दो वर्ग माने गए हैं, आधार और अधिरचना, यानी ये कथन मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में है। और हमसे पूछा गया है मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा नहीं है। वर्ग संघर्ष भी मार्क्सवाद में है, प्रतिनिधि पात्र भी मार्क्सवाद में है, लेकिन यांत्रिक भौतिकवाद की बात मार्क्सवाद में नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न,
नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? DSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही उल्लेखनीय कृति है नींद के बादल। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि केदारनाथ अग्रवाल यद्यपि प्रगतिवादी रचनाकार कवि माने जाते हैं, लेकिन उनकी कविताओं की एक खास बात है कि उनमें रागात्मक संवेदना बहुत अधिक है, प्रकृति चित्रण उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो ऐसी जो भी कृतियां हों जिनके नाम ऐसे हों, जैसे उनकी एक कृति है फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ऐसे ही नींद के बादल, इस तरह की कृतियों का नाम सुनते ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह केदारनाथ अग्रवाल की कृति होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शंस है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। और जाहिर सी बात है कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रगतिवाद ही मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा है। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? DSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। ऑप्शंस हैं धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये नागार्जुन नाम ग्रहण किया। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? अभी अभी मैंने जिक्र किया कि आप पंक्तियों को, कविता के शीर्षक को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा प्रगतिवादी कवि इस प्रकार की रचनाएं लिखता है। और यह प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में। ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, रांगिया राघव, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। तो जाहिर सी बात है कि नदी, प्रकृति, संवेदना, राग, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की कृतियों में मिलता है। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की कविता की पंक्ति है। आंसर होगा हमारा सी। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। यूके एसएससी एलटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सन 1936 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को, सन 1938 ईस्वी को या सन 1939 ईस्वी को। तो दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं। सन 1936 ईस्वी से डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ का समय माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। दूसरा, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कॉडवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवाद साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। या डी, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाजपरकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो दोस्तों हमसे पूछा गया कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ए विकल्प पर बात करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, ये असंगत कथन है मार्क्सवाद के विषय में। क्रिस्टोफर कॉडवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का मूल उद्देश्य कला साहित्य की समाजपरकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद में दो चीजों को महत्व दिया गया है, एक समाज को और दूसरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। और उसके बाद वर्तमान परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, समाज का यथार्थ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन असत्य कथन है बी, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? डीएसएसबी देखिए कितनी बार पूछा गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के तो ये कविता संग्रह पाठ्यक्रम में भी प्रस्तावित
तो डीएसएसबी पीजीटी 2021 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, यूपी टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं रांगे राघव, सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो फूलों की बात हो, कवि प्रगतिवादी हो, तो जाहिर सी बात है कि केदारनाथ अग्रवाल का ही कविता संग्रह होगा। तो आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। दूसरा, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। और डी, सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक नहीं बताया है, बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी बताया है, क्योंकि उसके द्वारा मनुष्य अपने अधिकारों को प्राप्त कर अपने सामाजिक स्तर को प्राप्त कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, स्थापना ए, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। आर, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। अब देखना यह है कि ए और आर दोनों सही हैं, या एक सही है या एक गलत है। तो विकल्प है, ए में कहा गया ए और आर दोनों सही, बी में कहा गया ए गलत आर सही, सी में कहा गया ए सही आर गलत, और डी में कहा गया ए और आर दोनों गलत। तो दोस्तों, यहां ए गलत है और आर सही है। ये बात सही है कि पहला जो कथन है वो प्रगतिवाद के संबंध में कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक आंदोलन है। लेकिन यहां शब्द लिखा है सामाजिक आंदोलन था, जबकि वहां विद्वानों ने कहा है साहित्यिक आंदोलन। एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, बल्कि साहित्यिक आंदोलन था। तो यह कथन ए गलत हुआ, तो ए गलत है। लेकिन आर पूरी तरह से सही है कि वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। अब एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि ये नए मानव और नया हीरो कौन है? वो मजदूर, वो आम आदमी जो शोषण की चक्की में पिस रहा था, उसे साहित्य के केंद्र में प्रगतिवादी कवियों ने लाकर खड़ा किया, और यही उनके लिए नया मनुष्य था, नया हीरो था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। नागार्जुन, युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन, वीणा, त्रिलोचन, धरती, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। तो दोस्तों, नागार्जुन की कृति है युगधारा, बिल्कुल सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की कृति वीणा नहीं है। वीणा किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की कृति है, इसलिए ये विकल्प यहां गलत है। त्रिलोचन की कृति है धरती और केदारनाथ अग्रवाल की कृति है युग की गंगा। पिछले एक प्रश्न में हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? एनवीएस टीजीटी 2019, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रगतिवाद में यथार्थवाद को ध्यान में रखा गया, वर्ग संघर्ष को ध्यान में रखा गया, और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश अभिव्यक्त किया गया। तो शोषण का विरोध किया गया, यह बिल्कुल सही है। व्यंग्य है, व्यंग्य के माध्यम से विरोध प्रकट किया गया। श्रम में सौंदर्य देखा गया। लेकिन कल्पना की बात प्रगतिवादी साहित्य में नहीं की गई, इसलिए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? यूजीसी नेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, और कौन से मूल्य बताए गए हैं? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध और एकेश्वरवाद। तो दोस्तों, इन चारों की बात करें तो देखिए, यथार्थ चेतना प्रगतिवाद में है, इतिहास बोध प्रगतिवाद में है, लेकिन एकेश्वरवाद, धर्म की बात प्रगतिवाद नहीं करता, क्योंकि वो
यथार्थवाद की बात करता है और व्यष्टि चेतना की बात भी प्रगतिवाद नहीं करता, क्योंकि वो सामाजिक चेतना की बात करता है। तो इसलिए प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है? ए पहला नहीं है और चौथा नहीं है, दूसरा और तीसरा प्रगतिवादी मूल्य है। तो देखते हैं कूट में क्या उत्तर सही आ रहा है, पहला और चौथा, यानी ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य की रचना की और उस खंड काव्य का नाम है भूमिजा। दोस्तों आपको याद होगा कि सीता जी भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका एक नाम भूमिजा भी है। और इसी भूमिजा नाम का शीर्षक रखते हुए नागार्जुन ने एक खंड काव्य सीता जी के जीवन वृत्त पर उनके प्रसंग को आधार बना करके लिखा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। दोस्तों एक बात तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि प्रगतिवाद में धर्म की बात है ही नहीं। जब भी कभी किसी भी कितनी भी जटिल भाषा में विकल्प हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें एक विकल्प यदि धर्म से संबंधित है, व्यष्टि चेतना से संबंधित है, तो प्रगतिवाद से व्यष्टि चेतना और धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप आंख बंद करके उस विकल्प को चुन सकते हैं, क्योंकि वही प्रगतिवाद के विषय में असत्य कथन होगा। तो यहां पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात प्रगतिवाद में की गई है, शोषितों के प्रति सहानुभूति भी जाहिर की गई है, धार्मिक भावनाओं की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यथार्थवाद में विश्वास करता है प्रगतिवाद। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, यह कथन भी पूरी तरह से सही है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, स्थापना ए, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए और आर गलत और ए गलत आर सही। तो दोस्तों ए और आर ये दोनों सही हैं। इस कथन का सही, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में डैश डैश छोड़ दिया गया है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी इस प्रश्न का अर्थ है कि खाली स्थान में वो बात आनी चाहिए जो प्रयोगवाद में है। तो स्त्री जीवन के चित्रण को प्रयोगवाद में प्रधानता दी गई, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को दी गई, या मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को दी गई, या फिर दलित जीवन के चित्रण को दी गई। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रयोगवाद के केंद्र में था मध्य वर्गीय समाज। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया, खाली स्थान छोड़ दिया गया है, प्रगतिवादी साहित्य किसे माना गया, विकल्प से चुनकर हमें भरना है। और यह प्रश्न पूछा गया डीएसएसबी पीजीटी 2018 में। विकल्प है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, यानी प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो साहित्य के यथार्थ की अभिव्यक्ति को, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यथार्थवाद यहां प्रमुख है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया, जो प्रगति का पथ प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो दोस्तों प्रगति का पथ प्रशस्त करने का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। नाम प्रगतिवाद होने का मतलब प्रगति का पथ प्रशस्त करना यहां बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो समाज के विभिन्न वर्ग, खास तौर से जो शोषित वर्ग है, उसके प्रति नए दृष्टिकोण को विकसित करने के नाम को प्रगति कहता है। तो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे असंगत है, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हुआ ये नहीं है। तो यानी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा सही है। तो अब कूट देखते हैं। कूट में पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। बहुत सरल सा सवाल है, कई बार इस रचना का नाम आ चुका है। ये नागार्जुन की नहीं है दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ये रचना नागार्जुन की नहीं है। आगे चलें। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, डीएसएसबी पीजीटी 2018, यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। अब सन दिए गए हैं, देखते हैं कौन से हैं। सन 1929 में, सन 1936 में, सन 1926 में, सन 1943 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन दोस्तों आपको याद होगा, प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में हुआ था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, यानी कहां से वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली, इस बात को यहां स्पष्ट करना है। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है लॉन्जाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से या माओ से तुंग से। तो मार्क्सवाद आधार है प्रगतिवाद का, इसलिए जाहिर सी बात है कि कार्ल मार्क्स से उन्हें वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है, स्वदेश्यता का अर्थ है, यह प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। पहला विकल्प है किसी सिद्धांत की घोषणा करना, यानी स्वदेश्यता का अर्थ क्या है प्रगतिवाद के अनुसार, क्योंकि वो मानता है कि साहित्य का सृजन किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाना चाहिए, लेकिन वो उद्देश्य क्या है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं, गलत। स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना उद्देश्य है? यह भी गलत है। किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना सिद्धांत है, स्वदेश्यता है? नहीं। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना स्वदेश्यता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहां से लिए गए? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से या विद्रोही प्रवृत्ति से। तो दोस्तों प्रगतिवादी कविता के सभी प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे और चित्र जनजीवन के बीच से लिए गए हैं, क्योंकि सामाजिक यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष उस कविता के केंद्र में है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली या नरोत्तम। तो दोस्तों अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली ये तीनों कृतियां डॉक्टर रांगे राघव की हैं, किंतु नरोत्तम नाम की कोई कृति उन्होंने नहीं लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं दिनकर, नीरज बच्चन, सुभद्रा कुमारी, महादेवी अज्ञेय, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो दोस्तों आप सभी को पता है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन ये तीनों ही प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि अन्य विकल्पों में सभी कवियों के नाम प्रगतिवादी नहीं है या प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एमपी हायर सेकेंडरी टीचर 2018 में और हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों मैंने आपको जब हम प्रगतिवाद पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे जिक्र किया था कि सोनेट एक अंग्रेजी का छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और उसका सबसे पहला हिंदी में प्रयोग करने वाले हैं त्रिलोचन शास्त्री, और उन्होंने सोनेट के हिंदी रूपांतर को नाम दिया चतुष्पदी। चतुष्पदी इसलिए क्योंकि 4 चरण होते हैं इसमें। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? केवीएस पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की, एक बच्चे की मुस्कान के विषय में कवि ने ये कविता लिखी है। तो जब जो उसके थोड़े छोटे छोटे नए नए दांत आते हैं तो दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान कहकर वो अपना वात्सल्य भाव अभिव्यक्त करते हैं, बच्चे के प्रति स्नेह भाव अभिव्यक्त करते हैं। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहां कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या नागार्जुन। तो दोस्तों ये बच्चन सिंह का कथन नागार्जुन के विषय में है। जन्मना कवि यानी जो जन्मजात कवि प्रतिभा से युक्त थे, घुमक्कड़ जिनका स्वभाव घूमने का था यानी घूमने में भ्रमणशील रहने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी और उनकी विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, और वे काव्य सृजन करते समय किसी विशेष दायरे में अपने आप को बांध कर नहीं रखते थे, किसी भी विषय पर वे कविता लिखने में समर्थ थे। यानी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहां कभी वहां, यानी वे स्थायी रूप से टिककर कभी कहीं रहते ही नहीं थे बहुत लंबे समय तक। मूलतः मार्क्सवादी थे लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने साहित्य सृजन किया, काव्य सृजन किया। बच्चन सिंह का ये कथन नागार्जुन के साहित्य के विषय में कहा गया है और पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व पर खरा उतरता है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का आधार है। केवीएस पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। बहुत ही सरल सवाल है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही प्रगतिवाद का आधार है क्योंकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है और मार्क्सवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। ए विकल्प है प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। और डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है, गलत है, वो हमें बताना है। तो ए विकल्प दोस्तों मार्क्स प्रगतिवाद के विषय में बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रगतिवाद यथार्थ में विश्वास करता है, प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य नहीं खोजता। सौंदर्य की बात, कल्पना की बात तो प्रगतिवाद करता ही नहीं है। तो असंगत कथन है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? यूपी पीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों मैं उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन की पंक्तियां हैं, त्रिलोचन की कविता है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में और यूपी पीजीटी 2005, 2004, 2003 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प दिए गए वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है यानी कौन सा कथन असत्य है, कौन सा भाव असत्य है? यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद और डी समाजवाद। तो दोस्तों यथार्थवाद की बात प्रगतिवाद करता है लेकिन रूपवाद की बात प्रगतिवाद नहीं करता। क्या है ये रूपवाद? संक्षेप में बता देती हूं। जब किसी भी कृति की आलोचना करते समय भाषा को आधार बनाया जाता है, उसे हम, उस आलोचकीय दृष्टि को हम
रूपवाद कहते हैं। इसके प्रगतिवाद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पदार्थवाद की बात और समाजवाद की बात प्रगतिवाद में की गई है। तो कौन सा विचार अमान्य हुआ? बी विचार अमान्य हुआ। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है। यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं और ये प्रगतिवादी कविता से संबंध रखती हैं। ये कविता कवि की प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। तो आंसर होगा हमारा ए। युग धारा के रचयिता हैं, यूजीसी नेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागार्जुन की रचना है युग धारा और केदारनाथ की रचना है युग की गंगा। तो थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंठस्थ कर लेंगे कि नागार्जुन ने युग धारा लिखी है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? यूजीसी नेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदरस मिश्र, सी रामकुमार वर्मा, डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता की पंक्ति है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। आंसर है हमारा ए। अगला प्रश्न, हरिजन गाथा किसकी रचना है? यूजीसी नेट 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या आलोक धनवा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिजन गाथा नागार्जुन के द्वारा रचित एक लंबी कविता है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रगतिवाद के सत्र में हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि लंदन में जब मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ यानी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। तो आंसर होगा हमारा सी। और इससे पूर्व 1935 में ही पेरिस में अंतरराष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की यानी विश्व के सभी लेखकों के संघ का एक सम्मेलन हुआ था। तो उससे प्रेरणा पाकर के ही लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने 1935 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ये बात ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि प्रगतिवाद के विषय में कितने भी विकल्प आए, लेकिन बात अगर व्यक्ति की हो, बात अगर धर्म की हो, तो प्रगतिवाद इन दोनों को साथ लेकर नहीं चलता। तो यहां धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद ए विकल्प में है, यानी प्रगतिवाद की ये प्रवृत्ति नहीं है। सामाजिकता का आग्रह प्रगतिवाद में है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा भी प्रगतिवाद में है, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना भी उसमें है। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास किसके नेतृत्व में हुआ था? ए हेनरी बारबूज, बी मार्क्स, सी ज्यों पाल सार्त्र और डी एंगल्स। तो दोस्तों हम इसको भी पढ़ चुके हैं अपने सत्र में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हेनरी बारबूज ने सबसे पहले 1935 में पेरिस में विश्व के सारे प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। यानी दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की लंदन में स्थापना मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्नों से हुई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने की जो शुरुआत थी वो हेनरी बारबूज ने की थी। हेनरी बारबूज के इस प्रयास से प्रभावित होकर ही मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ को लंदन में स्थापित किया था। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। आगे चलें।
प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां बुलाया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और शिकागो। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां बुलाया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी लंदन और डी शिकागो। तो दोस्तों न्यूयॉर्क और शिकागो का संबंध तो प्रगतिशील लेखक संघ से है ही नहीं, अधिवेशन से नहीं है। इन दोनों स्थानों का प्रगतिशील लेखक संघ से संबंध है। पेरिस में संसार के सभी प्रगतिशील लेखकों का पहला अधिवेशन बुलाया गया था और लंदन में स्थापना हुई थी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की। तो यहां पूछा गया है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह अधिवेशन पेरिस में बुलाया गया था। यदि यहां यह पूछा जाता कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहां हुआ, तो इसमें लखनऊ विकल्प होना चाहिए था। स्थापना भले ही लंदन में हुई थी, लेकिन उसका पहला अधिवेशन भारत में लखनऊ में हुआ था। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर नामक प्रगतिशील लेखकों के अधिवेशन में प्रगतिशील लेखकों की एक स्थायी समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे टी.एस. इलियट, एंगल्स, हेनरी बारबूज, ई.एम. फॉस्टर। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो विश्व के सभी प्रगतिशील लेखकों को एकत्र करने का पेरिस में जो काम किया था, वो तो किया था हेनरी बारबूज ने, लेकिन जो समिति बनाई गई थी राइटर्स की संस्कृति की सुरक्षा के लिए, वो समिति ई.एम. फॉस्टर की अध्यक्षता में बनाई गई थी और ई.एम. फॉस्टर अंग्रेजी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? लखनऊ, न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात की जा रही है, अधिवेशन की नहीं। तो स्थापना के लिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लंदन में ही 1935 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी और उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दोनों विकल्प हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से सोच समझ कर ही इनके विकल्प चुनने हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1937, 1936 या 1938। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ लंदन में स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा ए। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कैसे अंतर्भूत हुआ, इसकी चर्चा हम अपने सत्र में कर चुके हैं। ऑप्शंस है, प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था। 1942 में आगामी कल में मुक्तिबोध के एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि के बाद से ये अंतर्भूत हो गया। नंदुलारे वाजपेयी द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में दिए गए भाषण से हो गया। प्रगतिवाद के नाम पर सर्वसम्मति हो जाने से हो गया। तो दोस्तों देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का जो घोषणा पत्र था उसमें कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। इस बात को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। सबसे पहले 1942 में मुक्तिबोध ने एक लेख लिखा, उस लेख का शीर्षक था प्रगतिवाद एक दृष्टि। तो यहां सबसे पहले प्रगतिशील के लिए प्रगतिवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया और यह लेख उनका प्रकाशित हुआ 1942 में आगामी कल नामक पत्र में। तो यहां से प्रगतिशील के स्थान पर प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग करना शुरू किया गया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में जो भाषण दिया था उसमें कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, सभी जगह प्रगतिशील शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह बात आपको याद होगी। और प्रगतिवाद के नाम पर सर्वसम्मति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस तरह का कोई कार्य कभी हुआ ही नहीं। तो आंसर है हमारा बी। अगला प्रश्न, सन 1938 में सुमित्रा नंदन पंत ने किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया था? आगामी कल, रूपाभ, सूर्योदय या हंस। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूपाभ ही वो पत्र है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा शुरू किया गया था 1938 में, और ये एक प्रगतिशील चेतना से जुड़ा हुआ संबंधित पत्र था। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न,
विशाल भारत में छपे मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा पर आधारित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद या नंदुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों इसकी चर्चा भी हमने अपने सत्र में की थी। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिवदान सिंह चौहान ने यह लेख लिखा था, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसने प्रगतिवाद का विरोध करना प्रारंभ किया? अज्ञेय ने, इलाचन जोशी ने, भगवती चरण वर्मा ने या उक्त सभी ने? तो दोस्तों अज्ञेय, इलाचन जोशी और भगवती चरण वर्मा तीनों ने ही प्रगतिवाद के विरोध के संबंध में अलग अलग लेख और वक्तव्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने शुरू किए। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की असफलता के कारण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। ए, प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद का प्रचार बनकर रह गया। अनुभव प्रसूत कविताओं के स्थान पर फॉर्मूला कविताओं का आधिक्य हो गया। सपाट भाषा शैली के कारण कलात्मक सौंदर्य बाधित हो गया। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेकिन इससे पहले कि हम इस उपरोक्त सभी को सही माने, हम इसको समझ लेते हैं इन तीनों बातों को। देखिए पहली बात कही गई प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद का प्रचार बनकर रह गया, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने उसमें लिखा है कि साहित्य में प्रगतिवाद के नाम पर जब साहित्य में कनस्तर बजाए जाने लगे, यानी एक प्रचार, कनस्तर बजाने की व्यंजना यहां पर यह है कि एक प्रगति मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार का माध्यम मात्र बनकर के रह गया मार्क्सवाद। तो यह बात बिल्कुल सही है। अनुभव प्रसूत कविताओं के स्थान पर फॉर्मूला कविताओं का आधिक्य हो गया। देखिए फॉर्मूला कविताएं क्या होती हैं? जो एक बंधे बधाए ढांचे में लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमें प्रगतिवादी काव्य सृजन करना है, इसलिए एक निश्चित ढांचे में जब कविता लिखी जाती है तो कविता की जो संवेदना है, कविता का जो भाव पक्ष है, वो बहुत कमजोर हो जाता है, यानी दब जाता है। और इस प्रकार की कविता लोगों को आनंदित, श्रोताओं को, पाठकों को आनंद प्रदान नहीं करती, उनकी चेतना को संतुष्ट नहीं करती। और यही प्रगतिवाद के साथ हुआ, क्योंकि जो कविताएं अनुभव से प्रसूत यानी उत्पन्न, जो कवि की चेतना में हुए अनुभव से उत्पन्न होती हैं जो कविताएं, वे कविताएं वास्तव में पाठकों और श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं। लेकिन जो कविताएं कविता लिखने के लिए और किसी विशेष सिद्धांत की प्रचार करने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं, वे कविताएं श्रोताओं और पाठकों के हृदय को स्पर्श नहीं करती। ये बात प्रगतिवाद के विषय में बिल्कुल सही है। अंतिम चरण तक आते आते प्रगतिवाद में फॉर्मूला कविताएं अधिक हो गई थी। तीसरे बिंदु पर आते हैं, सपाट भाषा शैली के कारण कलात्मक सौंदर्य बाधित हो गया। क्योंकि प्रगतिवादी साहित्य की भाषा कौन सी भाषा थी? जन भाषा। तो जैसे जैसे प्रगतिवाद विकसित हुआ, वैसे वैसे ये जनभाषा इतनी सपाट और सौंदर्य विहीन हो गई कि इसने पाठकों के हृदय पर प्रभाव डालना ही बंद कर दिया। और ये भी प्रगतिवाद के पतन का एक कारण बना, क्योंकि कहीं भी हम कितनी भी किसी संवेदनशीलता की बात करें, लेकिन अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों के बीच जब तक सही सामंजस्य नहीं होगा, जब तक दोनों का तालमेल सही नहीं होगा, तब तक कोई भी कविता, कोई भी कृति, कोई भी रचना प्रभावशाली हो ही नहीं सकती। और प्रगतिवाद के साथ एक बड़ी बात यह हुई कि अभिव्यक्ति के नाम, अनुभूति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, फॉर्मूला कविताएं थी, और अभिव्यक्ति भी उनकी एकदम सपाट हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसका पतन अवश्यम भावी हो गया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगिया राघव या केदारनाथ अग्रवाल है। तो ये पंक्तियां दोस्तों नागार्जुन की हैं, बहुत ही सुंदर यथार्थपरक प्रगतिवादी चेतना से युक्त पंक्तियां हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रोया की व्यंजना क्या है कि घर में खाना नहीं बना, चूल्हा रोया क्योंकि चूल्हे का जो काम है उसे उस प्रयोग में लाया नहीं जा रहा था, यानी घर में अन्न का दाना नहीं था। चक्की रही उदास,
चक्की के उदास होने का मतलब क्या है कि पीसने के लिए घर में अनाज नहीं था। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, और यही कारण है कि घर की जो कुतिया थी वो इस उम्मीद में कि चक्की में आटा पिसेगा और चूल्हे पर बनेगा तो भोजन उसे भी मिलेगा, इस ये सोचकर वो इस प्रतीक्षा में यहां इसके पास सोती रही, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि घर में अभावग्रस्तता बहुत अधिक थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। कुतिया की का जिक्र यहां कवि ने क्यों किया है? क्योंकि जब कुतिया के लिए भोजन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि घर के लोग कितने बेहाल होंगे, घर के सदस्य कितने बेहाल होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कि बहुत ही सशक्त, प्रभावशाली, यथार्थवादी चेतना की प्रगतिशील कविता है नागार्जुन की। तो आंसर होगा इसका बी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने बहुत सारे प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और कुछ एक नए प्रश्नों पर भी बात की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। और हाँ, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मुझे अचानक याद आ गया कि पिछले सत्र में जब हमने प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों की बात की थी, उसमें एक स्थान पर मिट्टी की बारात कृति में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। त्रिलोचन के नाम के साथ भी मिट्टी की बारात का जिक्र हुआ है, आप उसे वहां से हटा देंगे। ये कृति शिव मंगल सिंह सुमन की है और इस पर उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इस बात को बिल्कुल भ्रम नहीं रखेंगे, शिवदान सिंह चौहान की ही कृति है मिट्टी की बारात, इस बात को कंठस्थ कर लेंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।